हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज यानी जीआईसी परिपक्वता परीक्षा 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका सिविक्स का यानी नागरिक शास्त्र का। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम व्याख्या सहित यानी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। और यहाँ पे आपके जितने भी प्रश्न है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है आपके, तो ये पेपर आपका हुआ था 19 सितंबर 2021 को। तो शुरू करते हैं अपने आज के इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। क्योंकि आपके क्वेश्चन तो उतने रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट है आपके जो कि बहुत सारे आपके रिपीट होते हैं, जैसे थिंकर्स का नाम, बुक्स। तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था। यानी ऐसे कौन से थिंकर है जिन्होंने लिबर्टी यानी स्वतंत्रता को, इसके अलावा इक्वालिटी यानी समानता को एक दूसरे के पूरक माना। बोला कि अगर एक नहीं है तो दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है, तो दोनों आपका एक दूसरे के पूरक काम करती है। तो वो थिंकर कौन है? लॉर्ड एक्टन है, मैकाइवर है, डी टॉकविले है। सो आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, मैकाइवर। तो मैकाइवर के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इसके अलावा जो बहुत सारे जो विचारक है, जैसे कि लास्की जो कि एक बहुलवादी विचारक है, उनका भी सेम मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इसके अलावा ग्रीन जो कि आपका सकारात्मक उदारवादी विचारक है, जो कि आदर्शवाद से भी आपका बिलोंग करते हैं, तो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। इसके अलावा अगर ये सेम क्वेश्चन आपका स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विपरीत है यानी एक दूसरे के विरोधी है, तो उससे रिलेटेड थिंकर आपके कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि लॉर्ड एक्टन हो गए जो कि यूके के एक राजनीतिक विचारक थे। फिर आता है डी टॉकोविली, तो ये आपके अमेरिका के एक राजनीतिक विचारक थे जिनकी पुस्तक का नाम है आपका डेमोक्रेसी इन अमेरिका। फिर आता है बेंथम जो कि आपका उपयोगितावादी विचारक है। इसके अलावा बेंथम के जो शिष्य है जेएस मिल, वो भी आपका स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। इसके अलावा आइजिया बर्लिन और इसके अलावा आपका फ्रीडमैन के बारे में आपने सुना होगा, स्पेंसर आदि जो विचारक है वो कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता आपका एक दूसरे के विरोधी है। तो पूरा कौन कौन से मानते हैं? तीन विचारक, मैकाइवर, लास्की और ग्रीन। इसके अलावा जो विपरीत मानते हैं उनका नाम है लॉर्ड एक्टन, डी टॉकविली, बेंथम, जेएस मिल, आइजिया बर्लिन, जिन्होंने आपका स्वतंत्रता की जो टू टाइप है, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, उन दोनों में आपका डिफरेंट किया है यानी अंतर किया है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इसके अलावा 4 एसे ऑफ लिबर्टी भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। इसके अलावा फ्रीडमैन हो गए, स्पेंसर आदि जो स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। तो मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है? ऐसा कौन सा थिंकर है जो मानता है कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जिस्टेट नहीं करता है यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं है? आपके पास ऑप्शन है डी टॉकोविली, हैमिल्टन, हर्बर्ट फाइनर, सी एफ स्ट्रॉन्ग। सो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी टॉकोविली जो कि अमेरिका के एक थिंकर है। तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश संविधान का आपका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अलावा हैमिल्टन, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। 18th सेंचुरी में जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वहां पे सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है, इन्होंने ही अपने जो ऐसे है द फेडरलिस्ट, उसमें उसका प्रयोग किया था। तो उस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयोग इन्होंने अनुशासन यानी डिसिप्लिन के संबंध में आपका किया था हैमिल्टन ने। हरमन फाइनर आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या है कि ब्रिटिश संविधान विश्व का ऐसा उदाहरण है जो परंपराओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। यानी जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका जो भी ट्रेडिशन, कस्टम, जो भी आपकी संस्कृति है, वहाँ की रीति रिवाज, उन सब पे बेस्ड है। और जो कि आपका लिखा नहीं गया है, कोई कोडिफाइड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन उसका नहीं किया गया है। तो इस कारण से जो टॉकोविली है वो कहते हैं कि जो ब्रिटेन का संविधान है उसका आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है?
तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो डेमोक्रेसी की जो एलीट थ्योरी है, जो कि आपका अभिजात्यवादी सिद्धांत और जिसको संभ्रांतवादी सिद्धांत भी आप कहते हैं, तो उससे कौन सा बिलोंग नहीं करता है। आपके पास ऑप्शन है पेरेटो, मॉस्कॉव, मॉन्टेस्क्यू और रॉबर्ट मिशेल। तो इसका राइट आंसर है आपका मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू आप सभी जानते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया, और इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन जो है अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में इन्होंने लिखी थी, उसमें किया। इनका मानना था कि आपका कार्यपालिका आपका विधायिका से पृथक होनी चाहिए और न्यायपालिका आपकी कार्यपालिका से पृथक होनी चाहिए, यानी जो तीनों अंग है वो आपके एक दूसरे से पृथक होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर सेपरेशन हमें अमेरिका में मिलता है, जो कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। वहां पे आपका व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका पूरी तरह से अलग है, और आपकी न्यायपालिका जो कि दुनिया का सबसे आपका पावरफुल कोर्ट भी यूएस सुप्रीम कोर्ट को आपका माना जाता है। इसके विपरीत अगर बात करें इंडिया में, तो यहाँ पे जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं उनमें से कुछ आपके कार्यपालिका के सदस्य भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपका जो तीनों ऑप्शन है, जैसे कि आपके पेरेटो हो गए जिनकी बुक है माइंड एंड सोसाइटी, और यहाँ पे पेरेटो आपका सत्ता की बात करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी सत्ता कभी आपकी ए ग्रुप के पास होती है, कभी आपकी बी ग्रुप के पास होती है। उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि कभी आपका जो सत्ता है, जो पावर है, वो आपका जो आपके पावरफुल लोग हैं कभी उनके पास होती है, जो कि सेठ जैसे बुद्धिमान लोग हैं। इसके अलावा जो चालाक लोग हैं जैसे लोमड़ी जैसे जो लोग हैं उनके पास होती है, और सत्ता आपकी कभी भी आपकी जनता के पास नहीं होती है। इन दोनों ग्रुप में आपकी ट्रांसफर होती रहती है। इसके अलावा बात करें मॉस्का की, तो इनकी बुक है आपकी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये आपका कुलीन तंत्र पे बहुत सारी बातें कही है इन्होंने, एलिट जो थ्योरी है उसके बारे में, और इनका एक गवर्निंग एलिट और नॉन गवर्निंग एलिट वाला आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, जो कि रॉबर्ट मिशेल्स का कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि चाहे कोई भी संगठन कितना ही लोकतांत्रिक क्यों ना हो, वो अंततः आपका कुलीन तंत्र में विलीन हो जाता है, और आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इनकी बुक भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी बार बार पूछी जाती है। तो जो मिशेल्स थे वो आपका इटली से बिलोंग करते थे, यानी पहले ये जर्मनी में रहते थे, फिर आपका इटली चले गए थे। मुसोलिनी की इन्होंने काफी हेल्प की थी वहां पे। और पेरेटो और मॉस्का जो कि पूरी तरह से आपका इटालियन थे। तो यूजीसी नेट में प्रश्न आया था कि ऐसे कौन से थिंकर थे जिनको कि इटालियन अभिजातवादी थिंकर कहा जाता है। उनका नाम है आपका पेरेटो, मॉस्का और मिशेल। तो ये तीनों आपके लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत यानी सम्भ्रांतवादी, जिसको एलिट थ्योरी भी कहते हैं, उससे बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको जो रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसके लिए जो प्रस्ताव है आपका, जो रेजोल्यूशन है, वो आपका कहाँ पे पेश किया जाएगा। ऑप्शन है आपके पास केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। तो यहाँ पे इसको राज्यसभा की एक स्पेशल पावर भी आपका माना जाता है, जो कि आपका भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि आपका राज्यसभा का सभापति होता है आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 कहता है जो कि आपका राज्यसभा का सभापति होगा। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो आपका केवल राज्यसभा में, यानी जो उच्च सदन है वहां पे पेश किया जाता है, और राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के तत्कालीन जो सदस्य होते हैं, जिसमें कि आपका निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं, उनके बहुमत से पारित किया हो, फिर आपका लोकसभा में आपका ये जाता है, और लोकसभा भी जब सहमत हो जाती है तब आपके उपराष्ट्रपति को उनका पद से आपका हटाया जा सकता है। और अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, जो कि आपके हाल ही में बने थे, जब आपके जो जगदीप धनखड़ थे उपराष्ट्रपति, इन्होंने इस्तीफा दिया था। तो ये भी आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो जब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो कि आपका
3 गोलमेज सम्मेलन आपके हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन 1930 में आपका हुआ है, फिर बात करें दूसरा जो कि 1931 में आपका हुआ है, फिर बात करें जो कि आपका 32 में एक हुआ है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो डॉक्टर अंबेडकर है, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका भाग लिया था, प्रतिभाग लिया था। एक तो 1930 वाला, 1931 वाला और 1932 वाला। और यहाँ पे उन्होंने दलित वर्ग जो कि लोअर क्लास है उनके लिए आपका काफी मांग रखी थी, उनका प्रतिनिधित्व ये कर रहे थे। इसके अलावा गांधी जी की बात करें तो इन्होंने सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा बात करते हैं ऐसे कौन से 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका पार्टिसिपेट किया था। वो है आपके डॉक्टर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपका कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में है, यानी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएससी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर बात करते हैं आपकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा जो कि आपके डीपीएससी में है। यहाँ पे जो आर्टिकल आपका 51 है उसमें आपका इसका उल्लेख आपका किया गया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 51 में आपका डीपीएससी में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रोविजन क्या है। इसके अलावा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, यानी जो एक देश है उसका दूसरे देश के साथ आपका जो संबंध है वो आपके काफी रिस्पेक्टफुल होने चाहिए। एक दूसरे के किसी भी प्रकार के जो मामले हैं वहां पे आपका हस्तक्षेप नहीं करना है। एंड अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी इंटरनेशनल लॉ एंड संधि बाध्यताओं के प्रति आदर को बढ़ा। फिर नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के प्रोत्साहन देने, यानी जो भी आपका इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनको आपका मीडिएशन के थ्रू आपका उसको हल किया जाना चाहिए। ये आपका जो अनुच्छेद 51 है उसमें आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसमें दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है। तो जब हम बात करते हैं दल बदल तो ये आजकल आपका काफी न्यूज में है। हाल ही में आपने सुना होगा कल परसों की जो आपके यानी आम आदमी पार्टी है उसके जो 7 विधायक है जो कि आपके राज्यसभा से थे, जिसमें राघव चड्ढा हो गए, हरभजन सिंह हो गए और आपके बहुत सारे हैं, जिसमें मतलब बहुत सारे जो विधायक है वो आपके बीजेपी में शामिल हो गए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो आपका दल बदल का जो प्रोविजन है वो आपका अप्लाई होगा कि नहीं। तो यहाँ पे 2/3 की बात करें, जब आपका 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में आपके शामिल होते हैं तो वहां पे दल बदल का जो प्रोविजन है वो आपका लागू नहीं होता है, ये अच्छे से आपका काम नहीं करता है। लेकिन जब आपके 1/3 सदस्य जाते हैं तो वहां पे ये अप्लाई होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें आम आदमी पार्टी के जो सदस्य थे आपके राज्यसभा में वो आपके कितने थे, टोटल आपके 10 थे। 10 में से आपका 7 सदस्य आपका कहाँ चले गए, बीजेपी में शामिल होने की इन्होंने मंशा जताई है और ये आपके बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। और जो 3 सदस्य थे वो आपका इस कारण से आपका जो आम आदमी पार्टी है उसका जो बहुमत था आपका राज्यसभा में, उसके जो सदस्य थे वो आपका काफी कम हो गए। तो यहाँ पे बीजेपी के जो सदस्य है वो आपका राज्यसभा में 147 के अराउंड आपके बढ़ गई है। तो दल बदल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे इस पे आपका रोक लगाने के लिए आपका 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 लिया गया था और ये आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित था। तो यहाँ पे दल बदल के बारे में बात करता है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो संविधान के अनुच्छेद 102 में जो एमपी है यानी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है आपके, उनके बारे में आपका बात करता है दल बदल के बारे में। इसके अलावा जो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये आपके 191 में इनका प्रोविजन आपका किया गया है। तो इस समस्या पे नियंत्रण लगाने के लिए ये आपका लाया गया था। तो इसके अलावा 91वां संवैधानिक संशोधन 2003 भी आपका इससे रिलेटेड है।
दल बदल को प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने पर यहाँ पे लिया गया था। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे पहले जो हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था आपका गयाला, तो एक दिन में उन्होंने आपका 3 पार्टी बदली थी, तो वहीं से इसको आयाराम गयाराम के नाम से भी आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अनुच्छेदों में कौन एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है आपका, वो किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 20A में है, या अनुच्छेद 21A में है, या अनुच्छेद 22 क्लॉज ए में है, या आपका अनुच्छेद 22 क्लॉज बी में है। तो जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि आपका फंडामेंटल राइट बना आपका 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा, जो कि आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को अनिवार्य बनाते हुए फंडामेंटल राइट का दर्जा देने की बात करता है, यानी प्राथमिक शिक्षा एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये आपका 21 क्लॉज ए में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा इसको डीपीएससी में भी शामिल किया गया है, जहाँ पे जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आपका मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन, तो यहाँ पे माता पिता का ये आपका कर्तव्य उसको माना गया। तो ये आपका कब लागू हुआ? तो ये आपका लागू हुआ था अप्रैल 2010 में, जब आपका राइट टू एजुकेशन करके एक एक्ट आया था, RTE जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने आज के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यहाँ पे कौन सा संविधान संशोधन है? तो वो है आपका 61वां संवैधानिक संशोधन 1989 में। तो मतदान की जो आयु है वो आपका 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी किया गया था, जो निर्वाचन आयोग था वो पहले आपका एक सदस्य था, उसको आपका बहु सदस्य बनके यानी मल्टी मेंबर्स बॉडी बनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है युवा पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई थी। तो एक जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उस पे आपका काफी भार आ सकता है, तो इस कारण से यहाँ पे इसको बहु सदस्य बनाने का प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य, यानी अगर कोई जो पंचायत है वो अपना टर्म पूरा करने से पहले आपका डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, तो उस सेंस में आपका क्या होगा? केवल बचे हुए समय के लिए पूरे 5 साल के लिए, जैसा ग्राम सभा द्वारा तय किया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई पंचायत आपका बीच में भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना काफी इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो नई पंचायत आई है, आपका नया प्रधान या सरपंच आपका जो बना है वो आपका शेष अवधि के लिए आपका चुना जाएगा। यहाँ पे जितनी अवधि उसकी बची है, सपोज उन्होंने 30 साल पूरे कर दिए, केवल आपके 2 साल बचे हैं, तो 2 साल ही जो नया प्रधान है वो आपका इस पे कार्य करेगा, इस पद पे, फिर आपके चुनाव होंगे। तो ऐसी व्यवस्था इसलिए क्योंकि जिससे सभी पंचायतों का चुनाव आपका एक साथ संपन्न हो सके। तो यहाँ पे जो पंचायत चुनाव है ये इसलिए बोला गया क्योंकि सभी पंचायतों के चुनाव आपका जिससे एक साथ उनको कराया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है? तो निर्वाचक मंडल, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो अनुच्छेद 56 में आपका निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है, जहाँ पे कहा गया है कि जो संसद के दोनों सदन होंगे उसके जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपके राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। और यहाँ पे आपका राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी आपका राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं को सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये आपका बाद में अमेंडमेंट के द्वारा आपका जोड़ा गया था 70वां संशोधन के द्वारा। इसके अलावा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है वो है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी आप कहते हैं, एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसको कि एकल हस्तांतरित मत प्रणाली भी आपका कहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव आपका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है
एंड सीक्रेट होता है, यानी गुप्त मतदान के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। जब हम बात करते हैं सूची प्रणाली की, तो ये आपका अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भारत में आपका नहीं होता है। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं, निम्न राज्यों में किस में एक विधान परिषद का अभाव है। तो जब हम बात करते हैं विधान परिषद का, तो बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा में आपका कोई भी विधान परिषद नहीं है। तो वर्तमान समय में अगर बात करें तो 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, जिसमें आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक हो गया, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी आपकी पहले थी। इसके अलावा बात करें तो उड़ीसा में आपका नहीं है। तो 169 जो आर्टिकल है वो आपका विधान परिषद के बारे में बात करता है। भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग, तो जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के जो इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस होती है वो आपका कैसे होती है, तो यहाँ पे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की बात आती है, तो इस संबंध में भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद जो कि आपका 56 जो राष्ट्रपति के टर्म यानी कार्यकाल से संबंधित है, और कार्यकाल को से अगर उनको हटाया जा रहा है तो वो आपका उस पे भी इसका इफेक्ट आपका पड़ता है। इसके अलावा 61 जो कि महाभियोग की बात करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आधार का उल्लेख भारतीय संविधान में यह है कि संविधान का अतिक्रमण यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 61 है वहां पे महाभियोग चलाने की विधि का उल्लेख किया गया है। तो ये प्रोसेस आपके किसी भी जो सदन है वहां पे आपका शुरू हो सकती है, और फिर आपका उस सदन की कुल सदस्य संख्या से कम 1/4 यानी 1/4 सदस्यों की आवश्यकता यहाँ पे आपकी पड़ती है। फिर आपका इससे पहले आपका राष्ट्रपति को पहले आपका 14 दिन पहले आपका नोटिस भेजा जाता है। फिर आता है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता है जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में है। ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि आपातकाल के समय यानी इमरजेंसी के समय भी आपके खत्म नहीं होते हैं, वो है आपका 20 और 21। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, जो कि 352 में आपकी आती है, और 3 टाइप की इमरजेंसी आपकी आती है। पहले है आपके राष्ट्रीय आपातकाल, फिर आता है आपका राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में आता है, और 356 में इसका प्रोविजन आता है, एंड फिर है 360 जो कि आपका वित्तीय आपातकाल। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल आपका एक बार भी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल आपका 2 बार तो बाह्य आक्रमण के समय लगा, और एक बार आपका 25 जून 1975 में आंतरिक स्थिति में जो गड़बड़ी थी उसके कारण लगा। तो यहाँ पे भाग 30 में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी आपके डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं और कभी भी आपके खत्म नहीं हो सकते हैं, चाहे वो आपकी इमरजेंसी ही क्यों ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो जब हम बात करते हैं भारत में द्वैध शासन यानी डायरकी की, तो ये आपका मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म है आपके, जो कि 1919 में आपके आए थे, तो उस समय आपका लागू किया गया था डायरकी द्वैध शासन। तो राज्यों में लागू किया गया था, और 1935 में इसको केंद्र में भी लागू किया गया, और राज्य में 1935 में इसको समाप्त किया। क्या हुआ आपका यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है, राज्यों में द्वैध शासन ये प्रारंभ किया गया था 1919 में, केंद्र की बात करें तो 1935 में, और 1935 में जो राज्यों में जो डायरकी आपकी लगी थी उसको खत्म करके उनको प्रांतीय स्वायत्ता आपकी दे दी गई थी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आता है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1861 में, 1892 में, 1909 में या 1911 में? तो भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा आपका किया गया था। यहाँ पे केवल जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुसलमान है, उनके लिए आपका सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और बाद में इसका विस्तार आपका जो अन्य कम्युनिटीज है जिसमें कि सिख आते हैं, अन्य वर्ग आते हैं, उनके लिए भी आपका किया गया था।
तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट एक प्रोविजन था। इसके अलावा आप बात करते हैं अगर 1861 में, तो 1861 में आपका एक अधिनियम आता है जिसके तहत आपका 1862 में आपका बहुत सारे कोर्ट बनते हैं, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना होती है, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना होती है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर 1911 में आप सभी को पता होगा कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे आपका जॉर्ज पंचम और उनकी जो वाइफ थी मैरी, वो आपकी भारत आती है। दिल्ली को आपका दुल्हन की तरह आपका सजाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो वॉइसराय थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो यहाँ पे कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को शिफ्ट किया जाता है, जो कि आज तक कलकत्ता यानी बंगाल में दिल्ली की जो आपका भारत की राजधानी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिया की जो कैपिटल है उसको शिफ्ट किया जाता है कलकत्ता टू दिल्ली, यानी आपके दिल्ली में शिफ्ट की जाती है 1911 में। तो यहाँ पे जो राष्ट्र बिहारी बोस होते हैं वो आपका जो लॉर्ड हार्डिंग होते हैं उनपे बम फेंकते हैं। इसके अलावा सचिंद्र सान्याल का नाम भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? पहला है आपका नमक सत्याग्रह 1930, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1930, कम्युनल अवार्ड 1932, क्रिप्स मिशन आपका 1942। तो यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस की भागीदारी निश्चित करने के लिए लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से 5 अप्रैल 1931 को एक समझौता किया था। तो ये आपका लॉर्ड इरविन समझौता आपका 30 में नहीं हुआ था बल्कि 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य आपका होता है। तो यहाँ पे आपकी बहुत सारी बातें इसमें कही जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? यानी कोई बिल है आपका, उसको लेकर दोनों सदनों के मध्य आपका डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पे जो संयुक्त बैठक का जो सत्र है उसको आहूत यानी इसको बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता है वो आपका स्पीकर करता है। अगर विधानसभाओं में बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे 108 में इसका प्रोविजन किया गया है। तो 3 टाइम आपकी संयुक्त बैठक हुई है। पहला दहेज से रिलेटेड जो अधिनियम था आपका 1961 में, फिर आता है पोटा जो कि आपका आतंकवाद से संबंधित था, फिर आपका एक पे और हुई थी, तो ये आपका बैंक से संबंधित कोई विधेयक था आई थिंक उससे। फिर आता है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे विधि निर्माण कर सकते हैं? तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे विधि निर्माण की बात आती है तो वो है आपका 249 जो आर्टिकल है। तो यहाँ पे राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग पी और वी में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और संसद उस विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है और ये कानून आपका 1 साल के लिए मान्य होगा, केवल 1 वर्ष के लिए। तो राज्यसभा की सिफारिश, तो राज्यसभा का इसका में इम्पोर्टेंट रोल होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति किसमें है? तो जब हम बात करते हैं भारत के में जो न्यायाधीश है उनका आपका जो संख्या है उसको बढ़ाना है, तो वो 124 के अनुसार भारत का उच्चतम न्यायालय का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि संख्या बढ़ाना, तो यहाँ पे जैसे बहुत समय आपकी जैसे पहले आपकी कम थी, सबसे पहले बात करें तो आपका 8 थी, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएगी, तो ये आपका संसद बढ़ा सकते हैं। तो वर्तमान समय में आपके 33+1 है, एक प्रमुख जो सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अन्य जज आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो महाभियोग का उल्लेख आपका 61 में किया गया है और इसका केवल एक ही चीज संविधान में उल्लेखित की गई है कि यदि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, और ये भी नहीं लिखा गया कि वो वायलेशन आपका क्या होगा उसके बारे में विस्तार से, ओनली ये आपका शब्द लिखा है। तो महाभियोग
जो कि 61 के तहत आपका राष्ट्रपति पे चलाया जाता है और इसकी प्रक्रिया किसी भी सदन में आपकी शुरू होती है, उसको आपका 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य माना जाता है। निम्न में कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष है? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो उसके जो अध्यक्ष थे, जो एडवाइजरी आपकी कमेटी थी, उसके अध्यक्ष आपके कौन थे? तो इसका विस्तृत उल्लेख है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार एडवाइजरी जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो ऑप्शन है जैसे कि यूनियन कमेटी, उसके अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। राजेंद्र प्रसाद, दो समितियां इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टीयरिंग कमेटी है जिसको आप हिंदी में संचालन समिति कहते हैं, दूसरी आपकी जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष थे। तो बहुत सारी समितियां आपको पता होगा कि बनी हुई थी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो प्राक्कलन जो समिति होती है उसके 30 जो मेंबर्स होते हैं वो सारे आपकी लोकसभा से होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति आपकी इसको माना जाता है। इसके अलावा बात करें तो लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति 1921 में आपकी बनी थी। 1919 में जो आपका मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था उसके थ्रू, तो बाद में इसको आजादी के बाद और इसमें रिफॉर्म किया गया। तो इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं और आपके 15 लोकसभा से होते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम में भी आपके सेम होते हैं और यहाँ पे इनका जो कार्यकाल होता है लोक लेखा समिति का वो आपका 1 वर्ष का आपका होता है। फिर आता है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति दी? तो ये था आपका, जब हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ये प्रस्तुत किया गया था और इसी दिन राज्यसभा ने इस विधेयक को आपका पारित किया था। 6 अगस्त को लोकसभा ने इस विधेयक को पारित किया और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की थी और 31 अक्टूबर 2019 से ये आपका लागू हो गया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था 5 अगस्त को राज्यसभा ने, फिर 6 अगस्त को लोकसभा ने, फिर आपका राष्ट्रपति ने साइन किए, फिर ये आपका एक्ट बन जाता है और ये एक्ट आपका लागू हो जाता है 31 अक्टूबर, जिस दिन आपका 31 अक्टूबर का ईयर आपका काफी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे 2019 से ये आपका लागू हो जाता है। 31 अक्टूबर डेट आपकी काफी इम्पोर्टेंट है। इसी दिन अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू और 31 अक्टूबर को आपका सरदार पटेल जी का जन्मदिन भी आपका मनाया जाता है। फिर आपका बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जन गण मन हिंदी के गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया था? तो जन गण मन की अगर बात करें तो इसको हमने अपने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था और ये आपका किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आपका रचित गीत है। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनको आपका गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और इन्होंने आपका बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला वो भी लिखा था। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रगान को भी कहा जाता है कि इन्होंने लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम राष्ट्रगान की बात करें तो इसको सबसे पहले आपका कांग्रेस के एक अधिवेशन में आपका गाया गया था 1896 में। फिर इसको 1911 में आपका जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो वहां पे आपका गाया गया था। फिर आपका 11 दिसंबर 1911 को ही कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी इसको गाया गया था। तो राष्ट्रगान आपका 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था एज नेशनल एंथम के रूप में। भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो जब हम बात करते हैं भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन आपका 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। तो जब हम बात करते हैं भाषा के आधार पे राज्य की जो मांग है वो आपका इसको स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि बहुत सारी कमेटी आपकी बनी थी, जैसे धर कमेटी बनी, इन्होंने अपनी सिफारिश दी। इसके विरोध में आपका भी जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, पटाभी, सीतारमैया, इन्होंने एक कमेटी बनाई। इन्होंने बोला कि हम एक भाषा और एक राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बना सकते। भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, वैसे आपका बहुत सारे आपका राज्य बन जाएंगे। तो आंध्र प्रदेश में काफी विरोध हो रहा था। वहां पे जो नेता थे जो कि श्री रामुलु नाम था उनका, उनकी हत्या मतलब उनका
भूख हड़ताल करते हैं, बाद में मतलब वो मर जाते हैं और इसके आधार पे बाद में वहाँ पे काफी विद्रोह होता है आपका, तब आपका आंध्र प्रदेश का गठन होता है 1 अक्टूबर 1953। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं भाग 4 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आता है निर्वाचन आयोग, तो 324 में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग है वो आपका संसद, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल जिसमें कि आपकी विधानसभाएं आती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए आपका निर्वाचन करवाता है, निर्वाचन नामावली तैयार कराता है और सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने का काम भी करता है। इसको निर्वाचन आयोग कहा गया है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आपका जाना जाता है, जिम्मेदार है। फिर आता है अनुच्छेद 249 के तहत खंड ए के तहत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो इसकी अवधि आपकी केवल 1 साल होती है, तो ये आपका 1 साल के तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद आपका प्रभावी नहीं रहेगा। फिर आता है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत आपका किया गया था? तो संविधान सभा का गठन आपका कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 24 मार्च 1940 को दिल्ली आती है, मतलब भारत आती है, इसने 16 मई 1946 को अपना प्रस्ताव दिया था और यहाँ पे इसके आधार पे भारतीय संविधान सभा का आपका गठन किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत उसका निर्वाचन किया जाता है और 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि का निर्वाचित होता है। फिर आता है अमेरिका स्वतंत्रता की जो खोज है, 1776 घोषणा है, वो पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी किसने? थॉमस जेफरसन ने। तो यहाँ पे अगर दस्तावेज की बात करें, जिसमें कि 13 जो उपनिवेश थे प्रारंभ में, उनसे अमेरिका बना है और 4 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था और 11 जून को एक समिति यहाँ पे बनाई गई थी, जिसके जो कार्य है थॉमस जेफरसन को सौंपा गया था और इन्होंने आपका बहुत सारे इसमें कुछ संशोधन भी रखे थे। तो ये आपका बाद में बिना किसी विरोध के आपका पास हो गया। इसका नाम था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपका। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आज का कि किस वर्ष भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया था? तो ऐसा कौन सा ईयर है जहां पे जो विपक्ष के नेता होते हैं, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको एज अ कैबिनेट मिनिस्टर का आपका दर्जा दिया था? तो 1977 में भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया था। तो उस समय आपकी जनता पार्टी की सरकार थी। इसके अलावा आपका पूछा गया है 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई कौन सी भाषाएं इसके थ्रू? तो 2003 में आपकी संविधान में बहुत सारी भाषाएं आपकी सम्मिलित की गई थी। जब हम मूल भाषाओं की बात करते हैं तो केवल आपकी 14 भाषाएं थी। फिर आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1967 में 21वां संवैधानिक संशोधन। फिर आता है 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 में, तो यहाँ पे आपकी कुछ भाषाएं जोड़ी गई थी। बाद में आपकी संथाली, मैथिली, डोगरी भाषा जोड़ी गई 2003 में। तो अब आपकी 22 भाषाएं टोटल है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैच द फॉलोइंग आपका दे रखा है, जैसे कि 42वां संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए थे। 52वां से आपका दल बदल निरोधक कानून आया था। 73 पंचायत राज और 84 आपका केंद्र राज्य संबंध आपका नहीं है। तो 84 आपका परिसीमन से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका परिसीमन, जो कि आपका हर जब जनगणना होती है उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, वहां पे बाउंड्री जो आपकी सीटें होती है उसका निर्धारण किया जाता है। तो ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो 1971 में ये आपका फिक्स किया गया था। फिर आता है आपका कि संविधान सभा की संघीय विशेषता नहीं है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि इसको कई बार आपका एकात्मक लक्षण आपका माना जाता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत सारे डिबेट का इश्यू ये हर समय बनता है। नेक्स्ट है सार्क का गठन कब हुआ था? नहीं,
सार्क का सदस्य नहीं है, तो मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का गठन हुआ था 7-8 दिसंबर 1985 को, और दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग, शांति और प्रगति हासिल करना इसका मुख्य लक्ष्य था। 8 सदस्य इसमें है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, अफगानिस्तान। लास्ट में आपका अफगानिस्तान जुड़ा था, और इसकी लास्ट समिट आपकी 2014 में काठमांडू में हुई थी। 2016 में आपकी इस्लामाबाद में प्रस्तावित थी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के जो डिस्प्यूट है उसके कारण आपका ये नहीं हो पाया। फिर है, यह किसने कहा कि यह राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि जाति है कि कभी जाति ही नहीं। तो ये आपका स्टेटमेंट है रश्मि कोठारी का। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, कास्ट इन इंडिया, कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडियन, ऐसे करके। तो आपने रश्मि कोठारी का नाम आपका सुना होगा काफी। तो कास्ट से जितने भी बात है वो आपकी करती है। तो कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये इनकी फेमस बुक है, हर बार आपकी पूछी जाती है। दोनों की रचना आपकी 1970 में हुई है, पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक आपके लॉर्ड रिपन थे, और इन्होंने स्थानीय स्वशासन को आधुनिक काल में इसके जनक माने जाते हैं। और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मेग्ना कार्टा भी इन्होंने लाया था। इसको ही आपका स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मेग्ना कार्टा आपका कहा जाता है, जो उन्होंने एक प्रस्ताव आपका बनाया था। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाद में आपका संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, तो ये थे आपके कौन? ट्रिगवेली, जो कि 1946 से 1952 तक रहे। उनके बाद आए डैग हैमरशोल्ड, उनके बाद आए यू थांट, उसके बाद आए बहुत सारे जो अन्य हैं, जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया से थे। फिर आता है आपका अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है, तो वो है आपकी कौन सी? डी वाली आपकी सार्वभौमिक पदाधिकार प्रणाली। अध्यक्षीय शासन सरकार की विशेषता है, तो शक्ति का पृथक्करण आपकी अध्यक्षीय शासन की विशेषता आपकी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट प्रश्न, दी मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो ये है मैकाइवर की। तो मैकाइवर जो कि एक समाजशास्त्री थे और एक बहुलवादी विचारक थे, इनकी रचना है द मॉडर्न स्टेट। ये आपकी 1926 में लिखी थी। इसके अलावा बात करें कि जो लास्की की पुस्तक है उसकी रचना आपकी हुई थी 1925 में, जो कि काफी इम्पोर्टेंट एक रचना है लास्की की। फिर आपका यहाँ पे द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? मैकाइवर की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आपके कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये आपका जर्मन दार्शनिक आदर्शवादी विचारक हीगल का प्रसिद्ध कथन है। तो फिल्मोलॉजी इनकी एक प्रसिद्ध बुक है। इसके अलावा फिलॉसफी ऑफ राइट भी हो गई इनकी इम्पोर्टेंट बुक। कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है, तो संबंधित नहीं है। याद भाव्यम कार्ल मार्क्स से आपका संबंधित नहीं है, तो इसका संबंध आपका उदारवाद से है, जिसको कि आप लेसेस फेयर भी आपका कहते हैं, मुक्त व्यापार व्यवस्था। अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी थी दबाव समूह को, तो ये थे कौन? फाइनर। इसके अलावा पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक ओपिनियन 1922 में वॉटर लिपमैन की पुस्तक है, जहां पे इन्होंने जनमत को मीडिया अध्ययन, राजनीति क्षेत्र के 8 मौलिक पाठ, कुछ मौलिक पाठ आपका प्रदान किया गया था। उदारवादी राजनीतिक दर्शन के जनक कौन है? तो ये है जॉन लॉक। नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका अहस्तक्षेप का सिद्धांत। तो ये आपका व्यक्तिवाद से संबंधित है। एंड संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे जॉन ऑस्टिन। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। 1832 में इसकी रचना की गई थी जॉन ऑस्टिन के द्वारा। फिर आता है वितरणात्मक न्याय। तो ये संबंध है आपका अरस्तु से। और बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी क्या कहा जाता है? सुकर दर्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। तो ये कथन किसका था? तो ये कथन था आपका किसका? ग्रीन का, टी.एच. ग्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है फ्रांस। तो फ्रांस, भारत, इन देशों में आपकी बहुदलीय व्यवस्था है। और यूएस, यूके में आपकी द्विदलीय है। चाइना में एक दलीय व्यवस्था है। तो अगर बात करते हैं आपका जो एक दलीय द्विदलीय
और बहुदलीय प्रणाली है, इसका जो डिफरेंट है वो किसने किया था? वो किया था सार्टोरी ने। अगर बात करें तो सेल टाइप पार्टी, कॉकस टाइप पार्टी, ब्रांच टाइप पार्टी और मिलिशिया टाइप पार्टी, इसका जो वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो वो किया था मॉरिस डुवर्गर ने। तो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नाम से एक पुस्तक लिखी थी, उन्होंने उसमें इसके बारे में आपका बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। तो ये कथन है किसका? तो बहुत सारे जो विचारक है जो कि राजनीति विज्ञान को आपका विज्ञान नहीं मानते हैं, जिसमें आता है वकल हो गया, मैकलैंड हो गया, बर्क हो गया, मैकनी हो गया। तो ये आपका मैकलैंड का प्रसिद्ध कथन है। फिर आता है राज्य की उत्पत्ति का प्राचीन सिद्धांत आपका कौन सा माना जाता है? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आपका सबसे प्राचीन है। इसके अलावा जो शक्ति सिद्धांत, ये भी आपका राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अलावा पितृसत्तात्मक दैवीय सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, विकासवादी समाजवादी सिद्धांत, सबने अपने अपने बारे में राज्य को डिफाइन किया है कि किसके अनुसार राज्य का गठन आपका कैसे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आज के। तो राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। तो ये आपका व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी जो विचारक है डेविड ईस्टन का प्रसिद्ध कथन है। तो ये आपका इस बार यूजीसी नेट में भी आया था। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया। तो ये प्रसिद्ध कथन है किसका? रूसो का। रूसो कहता है कि जैसे जैसे आपका सभ्यता का विकास हुआ और मानव सभ्य बना, वैसे वैसे आपकी असमानता क्रिएट हो गई। और इन्होंने फिर से बोला कि बैक टू नेचर, यानी प्रकृति की और लौटो। तो प्रकृति की अवस्था में मनुष्य आत्मनिर्भर था, सुखी था, स्वतंत्र था, ये इनका मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो 100 हो जाएंगे। पॉलिटिक्स हु गेट्स हैव एंड हैवन एंड हाउ। तो ये किसकी बुक है? द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में लास्की ने लिखी थी। द मॉडर्न स्टेट 1926 में मैकाइवर ने लिखी थी। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, तो ये बुक किसकी है? तो बहुत सारी बुक्स पूछी गई है यहाँ पे। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट हैव एंड हाउ, तो ये है लास्ट 12 की पुस्तक, जहाँ पे कौन क्या कैसे करके बात करते हैं। फिर है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की की है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की है। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी है? फाइनर की है, जिन्होंने दबाव समूह को आपका अज्ञात साम्राज्य आपका कहा है। सो आज की वीडियो में हमने 100 के तकरीबन आपके क्वेश्चन किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।